हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रिस्ट ड्रॉप के बारे में जानेंगे। रिस्ट ड्रॉप क्या होता है, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं जिससे इसकी पहचान की जाती है। आप खुद से भी ऐसे टेस्ट कर सकते हैं जिससे आप यह सुनिश्चित कर सकें कि रिस्ट ड्रॉप हुआ है या नहीं। साथ ही साथ हम इस वीडियो में मेडिसिन और बेस्ट एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि रिस्ट ड्रॉप को हम और किस नाम से जानते हैं। तो रिस्ट ड्रॉप को हम रेडियल नर्व पाल्सी, सैटरडे नाइट पाल्सी, क्रच पाल्सी, हनीमून पाल्सी के नाम से जानते हैं। सैटरडे नाइट पाल्सी, क्रच पाल्सी, हनीमून पाल्सी ये क्या होते हैं, हम आगे इसी वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। अब हम रेडियल नर्व की ओरिजिन के बारे में जान लेते हैं। रेडियल नर्व ओरिजिनेट फ्रॉम द पोस्टीरियर कार्ड ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सस। रेडियल नर्व ब्रैकियल प्लेक्सस के पोस्टीरियर कार्ड से ओरिजिनेट होती है, यानी कि ये नस जो होती है हमारे गर्दन के पास से निकलकर हमारे फोर आर्म की मसल को सप्लाई होती है। इस मसल का काम रिस्ट का एक्सटेंशन करना और फिंगर का एक्सटेंशन करना, यानी कि जो कलाई होती है हमारी इसको सीधा करती है और फिंगर को खोलने का काम करती है। अब हम जानेंगे रेडियल नर्व की सप्लाई। रेडियल नर्व एक्सटेंशन मसल को सप्लाई करती है। इसका काम रिस्ट और फिंगर को एक्सटेंशन करना होता है। नेक्स्ट ये सप्लाई करती है ट्राइसेप्स मसल को। ट्राइसेप्स मसल का काम होता है एल्बो को एक्सटेंड करना। नोट पॉइंट यहाँ ये है कि यदि किसी कारण से एक्सटेंशन मसल प्रॉपरली वर्क नहीं करती है तो रिस्ट ड्रॉप जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। इफ़ द एक्सटेंशन मसल्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली देन रिस्ट ड्रॉप कंडीशन डेवलप। अब हम रेडियल नर्व की फंक्शन के बारे में जानेंगे। रेडियल नर्व का फंक्शन रिस्ट ड्रॉप का एक्सटेंशन करना, फिंगर का एक्सटेंशन करना, एल्बो को एक्सटेंशन करना होता है। अब हम देखेंगे रेडियल नर्व की इंजरी किन किन कारणों से होती है। एक्यूट ट्रॉमा, अगर गंभीर चोट लग गई है तो रिस्ट ड्रॉप की इंजरी हो सकती है। फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस के शाफ्ट के फ्रैक्चर होने की वजह से रेडियल नर्व में इंजरी हो सकती है। ह्यूमरस का जो शाफ्ट होता है ये एक वीकेस्ट पॉइंट होता है जहाँ पर इंजरी होने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं। ऐसे तीन पॉइंट होते हैं जहाँ पर फ्रैक्चर होने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं, जैसे कि सर्जिकल नेक हो गया, सैफ्ट हो गया, सुप्राकॉन्डाइलर रीजन हो गया। सर्जिकल नेक ह्यूमरस का पार्ट होता है और सैफ्ट जो होता है ये डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी के पास का पार्ट होता है, यानी कि मिडिल पार्ट होता है। सुप्राकॉन्डाइलर रीजन जो होता है ये ह्यूमरस का डिस्टल पार्ट होता है। नोट पॉइंट ये है यहाँ पे कि सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर कॉमन होता है यंग एज में, यानी कि यंग एज में यहाँ पे इस जगह पे यानी डिस्टल पार्ट जो होता है ह्यूमरस का वहाँ पर फ्रैक्चर होने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं। इसमें मीडियन नर्व का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। अब हम देखेंगे कि रेडियल नर्व किन किन कारणों से कंप्रेस्ड होती है। सैटरडे नाइट पाल्सी, स्लीपिंग इन आर्म चेयर विद द लिम्ब हैंगिंग बाय द साइड ऑफ द चेयर, इसकी वजह से रेडियल नर्व कंप्रेस हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब ये है, यदि कोई अल्कोहलिक पर्सन है, अगर वो हार्ड चेयर या सोफे पर अपने हाथ को बाहर लटकाकर सो जाता है जिसकी वजह से नर्व कंप्रेस हो जाती है और रेडियल नर्व की इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। हनीमून पाल्सी क्या होता है, जैसे कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के आर्म पर अपने सर को रख कर सो जाए तो सो जाता है तो उसकी वजह से नर्व कंप्रेस हो जाती है और रेडियल नर्व के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्रच पाल्सी, इसमें क्या होता है, यदि कोई पर्सन है जो बैसाखी का इस्तेमाल कर रहा है और वो सही तरीके से उसको बैसाखी को अपने आर्म पिट या एक्जिला में नहीं लगा पाता है, जिसकी वजह से रेडियल नर्व में कंप्रेशन हो जाता है और रेडियल नर्व के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि मैं आपको इसका एक डायग्राम दिखा देना चाहता हूँ। ये डायग्राम है जिसमें आप ये देख सकते हैं, ये सैटरडे नाइट पाल्सी का केस है और ये क्रच पाल्सी का केस है, जिसमें आप देख सकते हैं ये दोनों डायग्राम में आप देख सकते हैं।
अब हम देखेंगे यदि इफ़ द रेडियल नर्व इज कंप्रेस्ड एट द एक्जिला द ट्राइसेप्स मसल विल बी अफेक्टेड, द पेशेंट विल बी नॉट बी एबल टू एक्सटेंड द एल्बो एंड लीड टू रिस्ट ड्रॉप या क्रच पाल्सी। यदि रेडियल नर्व एक्जिला पर कंप्रेस हो जाए तो ट्राइसेप्स मसल्स अफेक्टेड होती है, जिसकी वजह से पेशेंट एल्बो को एक्सटेंड नहीं कर पाता है और ये आगे चलकर रिस्ट ड्रॉप जैसी या क्रच पाल्सी जैसी कंडीशन को डेवलप कर लेता है। नोट पॉइंट यहाँ पे देखने वाली ये है कि इन रेडियल नर्व पाल्सी द पेशेंट विल बी अनएबल टू परफॉर्म द थम्स अप या हिच हाइकर साइन, यानी कि रेडियल नर्व पाल्सी जिन पेशेंट को हो जाती है वो थम्स अप या हिच हाइकर जैसे साइन को परफॉर्म करने में एबल नहीं होते हैं। ये थम्स अप या हिच हाइकर साइन बोलते हैं इसे। अब हम देखेंगे कौन कौन सी वो मसल्स हैं जो पैरालाइज्ड हो जाती हैं रेडियल नर्व की इंजरी की वजह से। सबसे पहला है इसमें एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, ब्रैकियो रेडियलिस। अब हम इसमें नोट पॉइंट में ये देखेंगे कि जिन पेशेंट को ये कंडीशन रिस्ट ड्रॉप जैसी कंडीशन हो जाती है उनमें ग्रिपिंग पावर चली जाती है। रिस्ट ड्रॉप पेशेंट कैन नॉट ग्रिप एनी ऑब्जेक्ट, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रिप कर नहीं पाते हैं, यानी कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे होल्ड नहीं कर पाएंगे। अब हम इनके सिम्टम्स के बारे में जानेंगे कि रिस्ट ड्रॉप का पेशेंट में ये सिम्टम्स क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले उसमें नंबनेस होगी, यानी कि उसका हाथ पूरा जो हाथ होगा वो सुन्न हो जाएगा। नेक्स्ट टिंगलिंग होगी, यानी कि उसमें झंझनाहट जैसा होगा या कील जैसा चुभना होगा। नेक्स्ट उसमें बर्निंग पेन होगा आर्म, रिस्ट एंड हैंड में। समटाइम ये पेनलेस भी होता है। वीकनेस होगी, रिस्ट, हैंड, फिंगर को मूव करने में डिफ़िकल्टी होगी। स्पेशली ये मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थम्स में देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ ये डॉर्सम साइड का जो हैंड होगा, आर्म होगा, रिस्ट होगी, फिंगर होगा, रिस्ट होगा, फिंगर होगा, उसमें ये ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा। समटाइम इसके एग्जैक्ट सिम्टम्स डिपेंड करते हैं लोकेशन और टाइप ऑफ इंजरी की। कभी कभी इसके एग्जैक्ट सिम्टम्स पता नहीं चल पाते हैं, तो उनकी लोकेशन और टाइप ऑफ किस तरह की इंजरी हुई है उस पर डिपेंड करता है ये। अब हम देखेंगे इसके डायग्नोसिस में हम देखेंगे कि एक फिजिशियन इसको कैसे डायग्नोज करता है। सबसे पहले वो मूवमेंट और सेंसेशन को चेक करेगा। नेक्स्ट वो ब्लड टेस्ट करवाने को बोलेगा, जिसमें वो इवेल्युएट करेगा डायबिटीज़ को, लीवर डिसफंक्शन को, किडनी डिसफंक्शन को, विटामिन्स डिफिशियंसी को। इमेजिंग टेस्ट, जिसमें वो MRI करवाएगा, अल्ट्रासाउंड चेक करवाएंगे, वो ट्यूमर और अदर लीजन को चेक करने के लिए। नेक्स्ट होगा EMG टेस्ट। EMG टेस्ट में वो नर्व किस किस मसल को सप्लाई हो रही है और वो मसल्स कैसे वर्क कर रही है वो चेक करने के लिए हम EMG टेस्ट करते हैं। नर्व कंडक्शन, यानी कि नर्व की क्या स्पीड है, ज़्यादा है या कम है, इसको चेक किया जाता है। कुछ केसेस जो बहुत ही रेयर होते हैं उसमें नर्व की बायोप्सी की जाती है। फिजियोथेरेपी में इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे? इसमें फिजियोथेरेपी में ड्रॉप आर्म टेस्ट होता है, जिसमें शोल्डर को एबडक्शन करते हैं अप टू 90 डिग्री तक और हैंड को इंटरनली रोटेट करते हैं या प्रोनेशन में रखते हैं, जिसमें पेशेंट को बोला जाता है कि वो अपने हाथ को होल्ड करके रखे, लेकिन वो पेशेंट अपने हाथ को होल्ड करके नहीं रख पाता है और धीरे धीरे वो हाथ नीचे आ जाता है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि रेडियल नर्व पाल्सी है। शोल्डर एबडक्शन अप टू 90 डिग्री, पेशेंट अनेबल टू कंट्रोल द डाउनवर्ड मूवमेंट। अब हम इसमें देखेंगे रेडियल नर्व पाल्सी की क्या क्या ट्रीटमेंट होती है। सबसे पहले मेडिकल में देखेंगे। सबसे पहले मेडिकल में NSAID ड्रग दी जाती है, यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देते हैं। इसके बाद स्टेरॉयड के इंजेक्शन देते हैं, एनेस्थेटिक क्रीम या पैचेस देते हैं जो कि पेन को कम करती है, और इसमें लास्ट ऑप्शन सर्जरी का होता है। एक और ट्रीटमेंट होता है एक्वापंक्चर, जिसमें फाइन नीडल के द्वारा स्किन को प्रिक करके ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में है तो उसमें हम एक्टिव एक्सरसाइज करवाने को बोल सकते हैं। अगर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है तो हम उसे मसल्स स्टिमुलेटर लगाते हैं और डिनर्वेटेड मसल्स को स्टिमुलेट करवाते हैं IG करंट के थ्रू, जिसमें हम पेन इलेक्ट्रोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पैड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब थोड़ा बहुत मूवमेंट आ जाता है तो फैराडिक करंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट में टेंस का भी यूज कर सकते हैं बाद में। फंक्शनल एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम इसमें एक्सरसाइज करवाते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम
रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करने के लिए मोबिलाइजेशन करवाते हैं। अब हम देखेंगे एक एक एक्सरसाइज में। सबसे पहले ओके साइन, पेशेंट को बोलेंगे ओके साइन, ये इस तरह से ओके साइन बनाने के लिए इसे 15 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर इसे ओपन करना है, फिर क्लोज करना है, फिर ओपन करना है, फिर क्लोज करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इसमें है क्लॉ एक्सरसाइज। क्लॉ एक्सरसाइज ये इस तरह से क्लॉ एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है डिजिट एक्सटेंशन। डिजिट एक्सटेंशन यानी कि ये इस तरह से फिंगर को बाहर की तरफ मूव करेंगे, बाहर की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिस्ट एक्सरसाइज। फिस्ट एक्सरसाइज यानी मुट्ठी को क्लोज करेंगे, ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, ओपन करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है टेबल टॉप एक्सरसाइज। टेबल टॉप एक्सरसाइज में फिंगर को हम अंदर की तरफ लाएंगे कुछ इस तरह। नेक्स्ट एक्सरसाइज है थंब अपोजिशन। थंब अपोजिशन में यानी कि लिटिल फिंगर को हम थंब से टच करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह सभी उंगलियों को हम टच करेंगे। ये हो गई थंब अपोजिशन एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बॉल स्क्वेज एक्सरसाइज, ये कुछ इस तरह से। नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिंगर स्ट्रेचिंग। एक एक फिंगर को स्ट्रेच करवाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है रबर बैंड स्ट्रेच एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हैंड सर्किट एक्सरसाइज। हैंड सर्किट एक्सरसाइज में कुछ इस तरह से। अब हम देखेंगे रिस्ट का स्ट्रेंथनिंग। रिस्ट की स्ट्रेंथनिंग में हम सबसे पहले रिस्ट का सुपिनेशन करेंगे। इतना स्ट्रेच करेंगे कि यहाँ पर खिंचाव महसूस होने लगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है रिवर्स नमस्कार। कुछ इस तरह से करेंगे, इसको नीचे रिवर्स ले जाएंगे और फिर ऊपर लाएंगे, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वेटर टिप एक्सरसाइज। जैसे एक वेटर प्लेट को हाथ में लेता है और पीछे की तरफ ले जाता है, ये वेटर टिप एक्सरसाइज। पीछे ले जाना है अपने बैक पे, यानी कि कमर के पास ले जाना है, उसको कुछ इस तरह से करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है थंब डाउन एक्सरसाइज। आपको कुछ भी ले लेना है, जैसे एक बॉल ले लेना है और या गिलास ले लेना है, उसको थंब डाउन एक्सरसाइज, ये कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हैमर रोटेशन। हैमर रोटेशन, ये एक हैमर लेना है, उसको यूं पकड़ के रोटेट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है रिस्ट एक्सरसाइज, रिस्ट स्ट्रेच एक्सरसाइज। आपको यहाँ ध्यान देने की बात एक और है कि ये सारी एक्सरसाइज आपको 10 टाइम रिपीटेशन 4 से 5 बार दिन में करनी है। आप इसके साथ साथ ब्रेसेस का या स्प्रिंट का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।